मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उस समय भारत के बहुत बड़े हिस्से पर औरंगजेब ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे और अपनी क्षेत्रीय रियासतों का अंत कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, लेकिन उसमें जो दिल्ली था वो अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजों के रूप तक एक नई ताकत उभरने लगी थी। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज शुरुआत में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यहाँ के लाखों के कब्जे पर उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। आज के इस एपिसोड में आप यह देखेंगे कि यह संभव कैसे हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर नामक लोगों ने इजाज़त हासिल कर लिया। इससे कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापक कंपनी इस इलाके में इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर एक्ट के सहारे कंपनी समुद्र के पार जाकर नए इलाकों को कंगाल कर सकती थी। वहाँ से सस्ते दामों पर चीज़ें खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का भी कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटी तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफे कमा सकती थी। कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वह सस्ती चीज खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ऐसा ही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतवर को यूरोप के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड का चक्कर लगाकर महासागर पार करके तब तक पुर्तगालियों ने पश्चिमी तट तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक ही जैसी चीज़ों को खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। यूरोप की कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय लोगों के हिसाब से इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी। भारतीयों से मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। इन व्यापारिक कंपनियों को फलने फूलने का बस यही एक रास्ता था, अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत होने लगी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, में रुकावटें खड़ी कर देती और लदे जहाज़ों को पानियों में गिरा देती थी, नदियों में गिरा देती थी, आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार केवल हथियारों के मदद से चल रहा था। व्यापारी चौकियों को किलेबंदी के सहारे सुरक्षित रखा जाता था। अपने बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने के इन कोशिशों में से भी टकराव होने लगे। कंपनी की बंगाल में शुरुआत कैसे हुई? पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के जितने भी व्यापारी थे यहीं से अपना काम चलाते थे। व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में ग्रे हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। वहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने शहजादे व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1996 तक इस कंपनी ने आबादी के कारण चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। जैसे एक गांव कालीकाता था जो बाद में कोलकाता बना। वर्तमान में इसे कोलकाता कहा जाता है, पहले कलकत्ता कहा जाता था।
कंपनी ने मुगल सम्राट अशोक को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते हैं, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल कर सके, पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में सक्षम हो जाए। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया। कंपनी के जो अफसर थे जो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल का नवाब महसूद खान विरोध क्यों न करे। देखेंगे व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी में कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतवर की स्थिति दयनीय थी। खुर्शीद कुली खान के बाद अरशद अली खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अभी जितने थे ये सारे शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, जिससे कि व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे ढालने का अधिकार नहीं दिया। ये जो किले बन रहे थे उस किलेबंदी को बनाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसके वजह से बंगाल सरकार के राजस्व वसूली का मतभेद की जा रही है, के नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रेरित किया। कंपनी का कहना था स्थानीय अधिकारों को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इससे कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा था। व्यापार तभी फूल फल सकता है जब सरकार हटा ले। इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो